जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग जूनियर की मैथ शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर का पेपर लिया है जो 2022 में एग्जाम हुई थी। उसका पेपर हमने लिया है और ये 30 क्वेश्चंस होंगे आपके मैथ से। यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को देखिए, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किन चैप्टर्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। और सबसे आवश्यक हो जाता है, अगर हमें अच्छी तैयारी करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम प्रीवियस ईयर को जरूर देखें। एक बार 1 से 2 साल के प्रीवियस ईयर जरूर देखें, उससे हमें आगे की रणनीति बनाने में बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, तो इन 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत ज्यादा कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि आप लगा ना पाओ। प्राइमरी से थोड़ा सा लेवल अप है, कुछ चैप्टर थोड़े से नए इंक्लूड हुए यहाँ पर और बाकी चीजें लगभग वही है, लेवल थोड़ा सा अप है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर। हमारा पहला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। पहला क्वेश्चन 2D से लिया है उन्होंने, समचतुर्भुज से लिया है। ठीक है, समचतुर्भुज अगर हम बनाए तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि विकर्ण जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण हमने बना दिए और इनकी वो लंबाइयां दे रहा है। कितनी दे रहा है? एक 10 सेंटीमीटर का है और एक 24 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये लंबा वाला 24 होगा और ये 10 होगा, मान लेते हैं। इसका परिमाप हमसे पूछ रहा है, तो ये जो 10 सेंटीमीटर है तो मतलब इधर 5 होगा। इसको हम अगर डिवाइड करें, क्योंकि ये एक दूसरे को बराबर पे काटेंगे, आधा आधा काटेंगे, ये 5 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, पूरा ये विकर्ण 10 हो गया। और 24 वाले में ये 12 हो जाएगा और नीचे का भी क्या हो जाएगा? 12। तब आप एक चीज देखेंगे यहाँ पर कि आपको ये जो भुजा मिली है ये 12 मिली है और ये भुजा कितनी मिली है? 5 मिली है। और जो समचतुर्भुज होता है, जो समचतुर्भुज होता है, इसके जो विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। कितने पे करते हैं? 90 डिग्री पे। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा? जाके 90 डिग्री का। यानी दैट मीन्स ये जो हमारा त्रिभुज बनेगा, अगर हम इसको ABCD नाम दे दें, ये जो त्रिभुज हमारा बनेगा जाके ये समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज की दो चीजें हमें पता है यहाँ पर। क्या पता है? आधार 5 पता है, अगर इसको अलग से बना दें, आधार इसका 5 पता है और लंब इसका 12 पता है। तो आपको शायद पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से जब आप निकालोगे इसको, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो उसका जब वर्ग करोगे, जोड़ोगे, उसका वर्गमूल लेने पर आपको ये भुजा जो कर्ण है वो कितनी प्राप्त होगी? 13 प्राप्त होगी। इसको ट्रिपलेट भी कहते हैं भाई। जैसे 3 के साथ 4 आता है, 5 आता है कर्ण, उसी तरह से 5 के साथ 12 आता है। ये तो आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए, 13 आता है। तो ऐसी कुछ होती है। ठीक है, तो यहां पर ये भुजा कितनी हो जाएगी? 13। अब क्योंकि ये क्या था? एक समचतुर्भुज था, तो इसका ये भी मतलब निकलता है कि इसकी चारों भुजाएं कितनी कितनी होंगी? 13 13 होंगी। तब परिमाप क्या होता है? किसी भी 2D आकृति का परिमाप क्या होता है? उसके चारों तरफ की जो लंबाई होती है उसका योग ही उसका परिमाप होता है, यानी 13 चक्कू 52। तो इसकी जो परिमाप हो जाएगी समचतुर्भुज का, वो कितना हो जाएगा? 52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं था जो आप ना जानते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जतिन एक वस्तु को इसके इसके मूल्य से, मूल मतलब क्रय मूल्य से, इसके मूल्य से 10% कम में खरीदता है। तो अगर कोई चीज 100 में थी, मतलब उसका मूल्य 100 था, तो वो खरीदता कितने में है? वो खरीदता कितने में है ये देखिए। वो खरीदता है, इसको 10% कम में खरीदता है, तो कितने में खरीदता होगा? 90 रुपए में खरीदता होगा। 10% कम में ले आया वो। ठीक है, आगे क्या करता है? और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेच भी देता है। अब आप ये मान के चलिए कि कोई 100 रुपए की चीज मार्केट से लेके आया, एक दुकानदारी, वो भी है छोटा दुकानदार, तो होलसेल में वो 100 रुपए की चीज पे 10% डिस्काउंट के साथ कितने की लेके आया? 90 की लेके आया। लेकिन जब वो बिक्री करने के लिए गया अपनी दुकान पे, उसने बेचा जाके उसको, तब उसने चालाकी की। और चालाकी पे क्या किया उसने? इस 90 को तो वो भूल गया, उसने इस पर और 10% एक्स्ट्रा में उसको बेचा। यानी कि जब 100 रुपए पे और 10% कह तो रहा है, और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो मूल्य से 10% अधिक कितना हो जाएगा? 110 रुपए में बेचा। अब वो पूछ रहा है उसका लाभ बताओ। तो लाभ तो उसने ढंग से कमाया है, और वो लाभ कितना हो जाएगा? 90 की चीज, यानी उसके जेब से जो रुपया गया है वही क्रय मूल्य बन जाएगा। 90 की चीज और उसने कितने में बेची जाके? 110 में बेची जाके। तब लाभ बराबर क्या निकलेगा? जो लाभ निकले वो बताइए। 90 110 मतलब 20 रुपए का लाभ हो रहा है। और लाभ और हानि हमेशा आपको पता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा जो आप अपने जेब से पैसा लगा रहे हो उसी पर होगा। तो क्रय मूल्य कितना था? 90।
90 और प्रतिशत के लिए कितने का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। 0 से 0 काट दीजिए, 200/9 आएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 दूनी 18 और 2 20, 9 दूनी 18, 2 22 से ही 2/9% का लाभ होगा उसको। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि 90 से 110 हो गया तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। और शायद देखिए एक ऑप्शन भी 20% का उन्होंने दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो कितना हो जाएगा, 22 से ही 2/9%, 22 से ही 2/9%। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, जैसा उसने कहा वैसा हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों यानी पहले फीमेल हैं और उसके बाद मेल हैं, स्त्रियों और पुरुषों का जो अनुपात था वो 3 अनुपात कितना था, 3:2 था। स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुष आने से, देखिए पुरुष कितने आ गए, 20 और पुरुष आने से अनुपात उलट गया। उलट का मतलब 3:2 का 2:3 हो गया। ठीक है, तो स्त्रियों की संख्या क्या थी, पहले जो स्त्रियां थी वो कितनी थी, चलिए यहां देखते हैं हम लोग। देखिए फीमेल और मेल का अनुपात कितना है, इसको और थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, इसको 3x कर लेते हैं, इसको 2x कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम मैथ जो हम लोग करेंगे उसमें x वगैरह यूज नहीं करेंगे, लेकिन इतनी भी कसम खा के नहीं बैठेंगे कि कहीं पर भी अगर बहुत सरल होके x से लग रहा है तो भी नहीं लगाएंगे। भाई हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाए, कम समय में लग जाए तो ही क्या दिक्कत है उसमें। तो यहाँ x से लग रहा है तो लगा लीजिए। तो फिलहाल 3x अगर फीमेल हो गई तो 2x मेल हो गए। तो अब क्या होता है, तो देखिए 3x फीमेल है और 2x मेल है। अब हो क्या रहा है नया, वो देखिए नया हो रहा है 20 पुरुष आ रहे हैं। 20 पुरुष मतलब नीचे वाले थे, ये पुरुष पुरुष थे ना ये वाले, तो यहाँ पर 20 जोड़ दीजिए। 20 पुरुष आने से ये अनुपात उलट जाता है, तो अनुपात 3:2 का क्या हो जाएगा, 2:3। और अनुपात को बटे में लिखा जा सकता है, ये तो आप जानते ही होंगे शायद, है ना। A/B अगर 1:2 है तो आप A/B बराबर कर सकते हैं 1/2। ये चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x बराबर 4x और प्लस 40, कितना हो जाएगा, प्लस 40, है ना, इसमें 2 का गुणा होगा। अब देखिए 4x इधर आएगा तो 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। x का मान हमें 20 मिल गया है। अब हमसे क्या वो पूछ रहे हैं, महिलाओं की संख्या। x बराबर 20 आ गया है, महिलाओं की संख्या। एक सेकेंड जरा रुक जाना। 3x/2x और क्या जोड़ रहे थे, 20 और पुरुष के आने से, तो 20 पुरुष और जोड़ दिए। ये अनुपात उलट जाता है, 2:3 हो गया। ठीक है, स्त्रियों की संख्या क्या कितनी थी, तो 3×9, तभी हम कहें कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये देखिए 3×9x होगा जाके, कितना होगा, 9x होगा जाके। और इधर तो 4x रहेगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 9x। और इसको करिए आप 9x बराबर, अब 4 इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 5x बराबर बचेगा जाके उधर कितना, 40। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5×8 40, x का मान 8 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी ये 3×9 होगा, 6 नहीं होगा। अब हमें x का मान लगाना है, तो जो स्त्रियां थी, जो पुरुष थे वो कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16 पुरुष हो जाएंगे, और जो स्त्रियां हो जाएंगी 8×3 24 हो जाएंगी। तो जो पहले स्त्रियां थी वो कितनी रही होंगी, 24 रही होंगी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः इतना। देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लासा मासा में होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का, या इसको बहुत आराम से लिख दें, a/b बराबर होता है इन्हीं a b का लासा LCM इंटू इन्हीं का मासा HCF, है ना, लासा में गुणे इनका मासा। ये चीज आप याद रखना, दो संख्याएं अगर दी हो तो उनका आपस में अगर हम गुणा करें दोनों संख्याओं का, तो उनके लासा मासा का आप गुणा कर सकते हो, मान दोनों का आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा था, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः दिया है 13 और 1989। तो मासा दे रहे हैं 13 और मासा दे रहे हैं कितना, 13 दे रहे हैं, और लासा कितना दे रहे हैं, 1989 दे रहे हैं लासा, बराबर। यदि एक संख्या 117 है और एक संख्या दे रहे हैं 117, तो दूसरी संख्या पूछ रहे हैं। अब बताइए कुछ बचा है, अच्छा 4 का सवाल हो गया, b बराबर पूछ रहे हैं 117 का, काट दीजिए, 13 एकम 13, 13 नीमा 117। अब 9 से इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो b का मान कितना आ जाएगा, 221, और यही हमारा
आंसर होगा। भाई दो संख्याओं का लासा गुणे उनका मासा बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब इसमें तीन चीजें दी हैं, चौथी पूछ रहा है तो कक्षा 4 का तो सवाल होगा ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं। देखिए 44 गायें जिस मैदान को 9 दिनों में चरती हैं, ये वही सवाल है। आदमी यमन 4 आदमी 4 दिन में प्रतिदिन 4 घंटे काम करके कोई कोई काम करते हैं, तो 15 आदमी M2 10 दिन में D2 3 घंटे प्रतिदिन काम करके H2 कितना काम करेंगे W2। ये वही सवाल है। एक तरफ की जानकारी एक तरफ लिख लेते हैं और दूसरी तरफ की जानकारी दूसरी तरफ करते हैं। सवाल में कुछ भी दिया हो सब कुछ ऊपर रहता है, बस काम नीचे रहता है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। जब इस तरह का चैप्टर आपको करवाएंगे तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल हलवा लगेंगे। ये सामने वाला तो कुछ भी नहीं है, उसका सबसे बेसिक सवाल ये है। और बताइए ये पूछा गया था तो कुछ भी नहीं है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे और एक ही दिन, ऐसा नहीं चैप्टर 4 दिन चलेगा, एक ही दिन में खत्म होगा और आप इसको इससे भी 4 गुने ज्यादा टफ लगा लोगे। सवाल क्या कह रहा है, 44 गाय 9 दिनों में चर लेती है। 44 गाय हैं, इसको आप पुरुषों कीजिएगा और कितने दिनों में D1, तो M1 इंटू D1 बराबर M2 क्या है, इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें। तो कम या ज्यादा ना मानिए, आप इसको x मान लीजिए। कितनी कम या ज्यादा, हम तो कहेंगे कितनी गाय, कितनी कम ज्यादा नहीं निकालना है, कितनी गायें 12 दिनों में चलेंगी गुणे, अच्छा x की जगह कुछ और मान लें, a मान लें, हाँ, गुणे 12 दिन में चल लेगी, है ना। तो ये क्या हो गया M2 की जगह और ये क्या हो गया D2 की जगह। ठीक है, तो देखिए कर दीजिए, इसको काट दीजिए, 3 त्रिका 9 3 चौक 12 और 4 कितनी बार जाएगा 11। तो जो a का मान आएगा वो 11 तिया 33 आएगा। a का मान कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब ये क्या बात हुई, अब ये उत्तर नहीं निकला 33 और यहाँ पर हमसे पूछ कितनी कम या ज्यादा गाय करनी पड़ेगी कि वो 12 दिन में चर ले, और गाय थी कितनी 44, जबकि 12 दिनों में चराने के लिए आपको चाहिए कितनी गाय 33 गाय चाहिए। तो कितनी कम चाहिए गाय, 44 से 33 चाहिए, तो कम चाहिए, कितनी कम चाहिए 11 कम चाहिए। कितनी कम चाहिए 11, तो 11 गाय कम। ये देखिए दोनों आंसर दिए, ज्यादा भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो 11 गाय कम चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ कम या ज्यादा नहीं निकाला था, फिर उसमें 44 माइनस एक्स करते तो उससे अच्छा था हमने सीधा सीधा गाय लिख दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 2 y बराबर 1 z बराबर -3, तो x बिल्कुल इतना अच्छा सवाल है सिंप्लीफिकेशन का और इतना सरल है ये कि कुछ कहा नहीं जाता। देखिए एक फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। एक कोष्टक में कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जब होता है तब यहां पर आपको ऊपर क्या दिया, देखिए यहां पर, इसको आपको थोड़ा सा देखिए, a³ प्लस b³ प्लस c³, ये चीज ऊपर दी है, जरा यहाँ गौर करिए, यही चीज ऊपर दी है। बस a की जगह x है, b की जगह y है, c की जगह क्या है z है, यही चीज दी है ऊपर। तब हमें, और इसका मान होता क्या है, तो इसका मान क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए मान। अब हम यहाँ देखते हैं जरा a b c यानी x y z की जगह दिया क्या है, इन तीनों को जरा जोड़ लेते हैं, तो कितना है 2 प्लस 1 और -3, ये माइनस है और प्लस सी जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। 2 1 3, 3 से 3 गया 0, और 0 का किसी कितनी भी उधर संख्या हो, 0 का जब किसी संख्या में गुणा करते हैं तो मान क्या आता है 0। तो इस संख्या, इस पूरे जो भी ऊपर सरलीकरण दिया है, इसका मान भी कितना हो जाएगा 0। आपको यहाँ करना क्या रहेगा, बस इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला, सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला, ये आपको पता ही होना चाहिए कि इसकी कंडीशन यही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है किसी परिवार का मासिक व्यय। देखिए पाई चार्ट ये दिया है, ये कौन सा चार्ट दिया है, ये पाई चार्ट दिया है, और कतई मत सोचिए कि पेपर बहुत सिंपल होगा। पाई चार्ट या ग्राफ वगैरह भी दिया जा सकता है आपको, वहां से कुछ डेटा दिया जाता है, उस डेटा से हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। अब यहाँ डेटा क्या दिया है उसको देखिए, किसी परिवार का मासिक व्यय दिया है, ये जो दिया है मासिक व्यय दिया है, निम्न चित्र के अनुसार यदि शिक्षा
और यात्रा पर जो खर्च हुआ है का अंतर 4,000 रुपया हो। अब यात्रा पर कितना खर्च हुआ है, शिक्षा पर कितना हुआ है 25%। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो हम लिख देते हैं, शिक्षा पर हुआ है 25% और यात्रा पर कितना हुआ है, यात्रा पर हुआ है 15%। ठीक है, अब चलिए आगे क्या कह रहा है, और इनका वो अंतर बता रहा है, वो कह रहा है यात्रा और शिक्षा पर हुए खर्च का जो अंतर है, डिफरेंस है। तो आप बताइए 25 से 15 का डिफरेंस कितना होगा जाके, 25% से -15%, तो डिफरेंस कितना हुआ जाके 10% का। तो यही 10% कितना दे रहे हैं, 4,000। शिक्षा और यात्रा पर हुए खर्च का जो अंतर है वो 4,000 रुपया है। चलो ये 4,000 इन्होंने दे दिया। तब हमसे पूछ क्या रहे हैं, परिवार की कुल आय कितनी होगी। एक बात बताइए, ये परिवार कितना खर्च कर रहा होगा यहां से लेके यहां तक, मतलब आय इसकी यही तो होगी, खर्चे ये दिए गए हैं तो यही पूरे खर्चे होंगे इसके। कोई भी आय अगर सर्कल में दी है, अगर प्रतिशत में दी है, तो आय हमेशा कितनी होगी, 100% होगी। और यही अगर डिग्री में दिया होता, सपोज ये दिया है 90 अंश दिया होता, ये दिया होता 60 अंश दिया होता, तब यही आय कितनी कंसीडर की जाती, 360 डिग्री की जाती, तब 360 अंश की जाती। लेकिन अंश में ये सवाल नहीं है, ये किसमें, प्रतिशत में है। तो उस कंडीशन में उसकी पूरी आय कितनी मानेंगे, 100%। हमें जो डेटा दिया है वो किस रूप में दिया है, शिक्षा और यात्रा का अंतर दिया है। तो शिक्षा, ये रहा शिक्षा का 25% और ये किसका रहा, यात्रा का। तो शिक्षा यात्रा का अंतर हुआ 10 और 10 का मान दिया है 4,000। तब पूरा आय जो हमसे पूछी जा रही है, अगर 10% बराबर 4,000, तो इसका 100% 10 गुना हो रहा है, तो इसका भी 10 गुना कर दीजिए, यानी 40,000 रुपया। कितनी हो जाएगी, 40,000 रुपया उस परिवार की आय हो जाएगी। ठीक है, हमें नहीं लगता इसमें बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। हमें तो जूनियर की मैथ बिल्कुल प्राइमरी जैसी यहाँ पर देखने लग रही है। इस पेपर में तो अच्छी आई है, बस थोड़ा सा थ्योरी वगैरह जो आगे प्रोबेबिलिटी वगैरह है वो अगर आपने पढ़ रखी है पहले से, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक तरफ ए लिख लीजिए, एक तरफ बी लिख लीजिए। यदि ए का वेतन बी के वेतन से, तो तुलना किससे हो रही है, बी के वेतन से, तो बी का वेतन मान लीजिए 100 रुपया। ठीक है, बी का हमने मान लिया, और ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 25% ज्यादा है, और इसका 25% ज्यादा है, ए का 25% ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 125 रुपया ज्यादा है। तो बी का वेतन, अब वो क्या कह रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से। तो अब यहां क्वेश्चन है, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, जिससे तुलना की जाती है हमेशा उसी को बेस बनाकर चलते हैं। बी का वेतन 100 था, कलर चेंज कर लेते हैं, बी का वेतन कितना था, 100 था। ए के वेतन से, ए का कितना था, 125 से कितना कम है, तो पहले तो आप कम हमें बता दीजिए। ये बी का वेतन ए से कितना कम है, आप कहोगे 25 ही तो कम है, 25 कम है, कितने प्रतिशत कम है। अब हम ये बताना चाह रहे हैं ये 25 की तुलना किससे करेंगे, तो वो किसके आगे से लगा रहा है, ए से। तो जिसके आगे से लगाए, जिससे तुलना करे, उसी को नीचे रखो। इसी तुलना कर रहा है, ए से कितना कम है, तो बस इसी को नीचे रखो। भाई आपके अगर 600 नंबर में 555 आते हैं, तो किससे किसके सापेक्ष आते हैं, 600 के सापेक्ष आते हैं, तभी तो आप इनका प्रतिशत निकालते हो ऐसे हाई स्कूल वगैरह में। तो 25 कम है बी, और किससे, 125 से। तो प्रतिशत में जब आप निकालोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125, 500 भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। तो ये मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 20%। एक तो ये तरीका इसका है। दूसरा तरीका क्या है, वो भी यही है, उसमें कोई अंतर थोड़ी ना। 25% को क्या लिखते हैं, 1/4। तो अगर 4 अधिक है तो वो कितना रहा होगा, 5। अब 5 से 4 है वही चीज, लेकिन आप उसके चक्कर में ना ही फंसिए, उसको हम आगे बताएंगे, जब प्रतिशत टफ आएगा तब बताएंगे। अभी 25% है, सरल है, कहीं 16 सही 2/3 आ गया, इस तरह का आएगा तब बताएंगे, क्योंकि वहां चीजें तब उससे आसान होंगी, तब इससे कठिन लगेंगी आपको, तभी बताएंगे। अभी आपको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दो लंब वृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात। देखिए शंकु यानी 3D का सवाल आ गया। शंकु कुछ इस तरह से बनता है, आप जानते होंगे शंकु कैसे बनता है, ऐसे। ठीक है, और इसकी ये ऊंचाई होती है, थोड़ा सा तिरछा बन गया, चलिए कोई नहीं, सीधा कर देते हैं। अगर हम बात, ये शंकु हो गया, और ये शंकु की ऊंचाई हो गई, और ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये आर हो गई,
और ये इसका क्या हो गया है, ये h हो गया है। ठीक है, जो कोन होती है ना आइसक्रीम वगैरह, आइसक्रीम वाली, वो शंकुआकार होती है। देखिए, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है। यानी वो कह रहे हैं H1 अनुपात H2 बराबर कितना है, 25:64 है, तथा उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है। देखिए, चाहे व्यासों का अनुपात कह लें और चाहे त्रिज्याओं का अनुपात कह लें, बात में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। व्यास भी त्रिज्या का कितने गुना होता है, 2 गुना होता है, लेकिन अनुपात तो समान ही होगा, चाहे व्यास का अनुपात करिए चाहे त्रिज्या का, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा R1 और रेशियो R2 4:5। अब कह रहा आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो बताइए शंकु का आयतन होता क्या है, फॉर्मूला, शंकु का आयतन, और आयतनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, तो आयतनों का अनुपात सीधा आप निकालते हैं, अनुपात। यानी पहले शंकु का आयतन ऊपर लिखेंगे, भाई अनुपात कोई चीज की क्या होती है, अगर हम A/B लिख रहे हैं, इसका मतलब है A अनुपात B। इतनी चीज तो सबको पता होगी, A/B लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, A अनुपात B। तो हम एक शंकु का ऊपर लिख दें और एक शंकु का नीचे आयतन लिख दें, तो उन दोनों का क्या निकल आएगा, अनुपात में ही तो होगा। तो ऊपर वाला लिखते हैं, शंकु का आयतन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब अंतर इतना करेंगे, पाई R1 कर देंगे और H1 कर देंगे, क्योंकि 2 यहां पर दिए गए हैं। और नीचे भी क्या करेंगे, 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, दिक्कत हुई। अब देखिए आप इसको, जगह तो बची नहीं है, कहाँ लगाएं इसको, चलिए देखिए क्या है। अब 1/3 पाई 1/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। R1 H और R2 H2 के मान हम लगाते हैं। क्या लगाएंगे, क्या इसको हटा दें यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अभी सवाल को इधर थोड़ा देख लो, इसको यहाँ देखो क्या है। R1 कितना था, R1 कितना था 4, और उसका हमें क्या करना है, वर्ग। तो 4 चकू 16 में गुड़े, H1 कितना था 25 बटे R2 का वर्ग करना है, R2 कितना था 5 का वर्ग कितना होता है 25, गुणे H2 कितना था, H2 था 64, यहाँ कर देते हैं 64। 25 से 25 कट गया, 16 एकम 16, 16 चक्कू 64, तो कितना आ गया 1/4। यानी उनके आयतनों का जो अनुपात होगा जाके वो 1:4 होगा, और यही हमारा उत्तर होगा 1:4। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम 2D और 3D की बात करें, यानी जो क्षेत्रफल से संबंधित आकृतियां होती हैं और जो आयतन संबंधी आकृतियां होती हैं, और उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह पूछा जाता है, इन आकृतियों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस छोटे से फॉर्मूले होते हैं, एक क्लास में पूरे हो जाएंगे 2D के एक दिन में, और एक दिन में हो जाएंगे 3D के फॉर्मूले, और इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके रिवीजन हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है कि 2D और 3D से आपका कुछ भी छूटे। और फॉर्मूलों को भी ऐसे नहीं बताएंगे कि आपको सिर्फ रटना ही पड़े, एक आपको तरीका बता देंगे कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई ही होता है। फिर आकृति कोई भी हो, आपको समझ में आ जाएगा कि जब व्यास जो वर्ग है, अगर उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो क्यों होता है, क्योंकि उसका आधार भी भुजा ए है और उसकी जो ऊपर ऊंचाई भी है एक तरह से, वो भी कितनी है, ए है, इसीलिए ए स्क्वायर होता है। आयतन जो आयत होता है उसका लंबाई गुणे चौड़ाई क्यों होता है, क्योंकि आधार उसकी लंबाई है और ऊंचाई उसकी चौड़ाई है, कंसीडर करके चलते हैं हम लोग। तो इस तरह से, इसी तरह से क्षेत्रफल में आयतन में चीजें चलती हैं। तो कोई ऐसा एक भी नहीं होगा जो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, आकृति बदल जाएगी, फॉर्मूला का जो बेस होता है, जहां से फार्मूला ओरिजिनेट होता है, वो वही रहता है। जब हम उन आकृतियों को, उन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे तब बहुत अच्छे से करेंगे। फिलहाल आपको यही मान लीजिए कि ये चीज होती है, आपको भले ना याद हो, है इतना सिंपल, फार्मूला याद है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सीडीपी की क्लास कॉमन होती है, जो कि आपको चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, आप अगर शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में जाएंगे तो प्लेटो अरस्तु से शुरू होकर, जहाँ पर शिक्षा को
आत्मा का विज्ञान बताया गया था, वहां से शुरू होकर किस तरह से 17वीं शताब्दी में उसको डेकार्ट वगैरह ने मन का विज्ञान कहा। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं चेतना का विज्ञान, आपके विलियम जेम्स सली और इस तरह से विलियम वुंट ने उसको चेतना का विज्ञान कहा। इसके बाद हम लोग और ऊपर आ जाते हैं, व्यवहारवादियों ने, वाटसन हुए, थॉर्नडाइक हुए, स्किनर हुए, इन लोगों ने उसको क्या कहा, व्यवहार का विज्ञान कहा, जो आज तक चला आ रहा है। हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि इसी क्रम में चीजें शुरू हो चुकी हैं और सीडीपी की बहुत अच्छे से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो उसको आप देखिए, क्लासेस को आप किसी से भी क्लासेस की कंपेयर कर सकते हैं, आपको वहाँ की परिभाषाएं भी हम उसी जगह पर इस तरह से बता रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है वहाँ पर। बाकी ईवीएस की बहुत ही बेहतरीन क्लासें, लगभग 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं, बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया गया, पर्यावरण से, ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट किया गया है, और ये सभी आपके मंडल हैं और पारिस्थितिक तंत्र है, ये सब उसमें कराया जा रहा है। तो चैनल पे बहुत कुछ यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, और आगे इससे भी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है क्लासेस, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम ऑथेंटिक मटेरियल मिल सके। तो हमारा एक यूट्यूब पे तो चैनल है, साथ में उसकी लिंक भी हम आपको दे देंगे, ताकि आप हमारे टेलीग्राम और इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ पाओ, और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको क्लासेस अपडेट सब कुछ मिलती रहेंगी, ताकि आप, अब यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हम भी सर्च में आ जाएं, तो चीज़ें क्या होती है कि आपको डायरेक्ट देने के लिए व्हाट्सएप वगैरह की अगर सहारा मिल जाएगा तो चीज़ें डायरेक्ट आप तक इशू हो जाएंगी, जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको आप देख सकते हो। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्या है, 10 प्रेक्षण दिए गए हैं, 5, 9, 14, ठीक है, ये दिए गए हैं 10, हमें पता है कि 10 दिए गए, को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इनको आरोही क्रम में हम लोग लगाते हैं, किया जाता है। इन आंकड़ों का माध्यक जो दिया है वो कितना दिया है, 24 है। एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान पूछ रहे हैं कि एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए आंकड़ों को किस क्रम में अच्छा, ये पहले कह के चल रहे हैं कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो ये आरोही क्रम में ही व्यवस्थित है, क्योंकि यहाँ एक्स का मान हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक्स ये कहां पर आंकड़ा आएगा। तो यानी जो लिखा है ऊपर 5, 9, 14, 15, x प्लस 1, 2x माइनस 13 और 26 और 30 और इसके बाद 32 और 34, ये आरोही क्रम में है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ही है, आरोही क्रम में ही है ये, ठीक है। हमसे माध्यक पूछ रहा है, यहाँ पर मीडियन पूछ नहीं रहा, माध्यक दे रहा है कितना, 24x का मान पूछ रहा है। देखिए माध्यक होता क्या है, माध्यक क्या होता है, माध्यक होता है, सपोज करो अगर संख्याएं दी होती 1, 2, 3, 4, 5, आपको सरल भाषा में बता रहे हैं, वो चीजें तो बात की बात है। अगर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आंकड़े दिए होते और हमसे कहा जाता है इसका माध्यक क्या होगा, तब आपको कुछ नहीं करना था, 1, 2, 3, 4, 5, कितने पद हैं, 5। तो फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं होता है, फिलहाल हम आपको बताए दे रहे हैं, n+1/2 करते हैं आप, तो 5, n का मान यहाँ कितने पद कितने हैं, 5, तो 5 एक 6/2 करेंगे तो कितना आएगा, 3, यानी तीसरा पद, कौन सा पद, तीसरा पद इसका माध्यक होगा। तीसरा पद क्या होगा, माध्यक, ठीक है। तो तीसरा पद कौन सा हो जाएगा, देखिए 1, 2, 3, यानी ये पद इसका क्या हो जाएगा, ये पद इसका माध्यक हो जाएगा। तो इतना सब समझने की क्या जरूरत है, आप सीधा समझिए कि जो बीच वाला पद होता है, बीच वाला पद होता है वही क्या होता है, वही माध्यक होता है। भाई n+1/2 हम क्यों समझे n1 को, हम सीधा समझते हैं कि कोई भी अगर हमारे सामने पद दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, तो उन आंकड़ों में जो बीच वाला पद होता है वही क्या होता है, माध्यक होता है। हम आपको विस्तृत बताएंगे कि माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, सेपरेट क्लासेस में इनको बताया जाएगा। फिलहाल इतना समय नहीं कि सब चीज को 30 क्वेश्चन भी कराने और सबको डिस्कस कर पाए। तो फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि माध्यक की बात हो रही, तो माध्यक क्या होता है, किन्हीं दिए हुए आंकड़ों के बीच का पद होता है। अच्छा, यहाँ पर आंकड़े 5 हैं तो आराम से आप बीच का निकाल लोगे, भाई 2 इधर अलग कर दो, 2 इधर के अलग कर दो, बीच का निकल आया। लेकिन अगर हम यहीं पर 6 लगा दें, तब आपसे कहें बीच का हमें बताइए कौन सा पद है, तब आप क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, तब आप 3 एक तरफ कर देंगे, 3 एक तरफ कर देंगे, बीच में कुछ बचा ही नहीं, यानी इस कंडीशन में बीच का पद बताना मुश्किल है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सपोज करो इसी को हम दोबारा लिख दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, सम हो गए पद। ये कैसे हो गए सम, पहले विषम थे तो बीच का निकालना आसान था,
आधे इधर आधे उधर, बीच का पीछे आओ असरानी की तरह। अब यहाँ आधे इधर आधे उधर, बीच में कुछ बचा ही नहीं है, तो इस कंडीशन में हम एक पद इधर से ले लेते हैं और एक पद इधर से ले लेते हैं, यानी तीसरा पद और चौथा पद लेके इनको जोड़ करके इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो 4 3 7 और 7 का बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, और यही 3.5 इसका क्या होगा, माध्यक होगा। हमें नहीं लगता ऐसा कोई भी हो जिसको ये बात समझ में ना आई हो। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सब दुनियादारी नहीं, n बटे 2वें पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस 1वें पद का मान पूरे के बटे 2, इतना बड़ा फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे। पद कितने थे, 10 पद थे, तो 1 2 3 4 5, 5 पद इधर और 1 2 3 4 5, 5 पद इधर, तो हम बस ये दो ले लेंगे पद, इधर से पांचवा और इधर से छठा। तो पांचवा और छठा पद ले लेंगे, क्या था x प्लस 1 और प्लस छठा क्या था 2x माइनस 13 ही था ना, 13, और ये दो पद हमने ले लिए और बटे 2 कर दिया, यही तो माध्यक होगा, जबकि माध्यक हमें दे रहा है कितना 24, है ना। तो बीच के पद दोनों ले लिए हमने, 4 इधर बच गए 4 उधर बच गए। अब देखिए इधर, अब इसको जोड़िए, 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3x, और ये एक इससे घट जाएगा -12 इज इक्वल टू 48 हो जाएगा, उधर चला जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर क्या बचेगा 12, और उधर जुड़ जाएगा तो 60 हो जाएगा, और 60 में 3 का भाग लगाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 20। हमसे पूछ क्या रहा था, x का मान 20 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आप आराम से लगा सकते हो। ये सिर्फ इसलिए प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे हैं कि आप डरो ना किसी चीज को देख के, क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं, आप आराम से इनको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। बहुलक क्या होता है, देखिए कोई दिए हुए आंकड़े हों, उनमें वो प्रेक्षक जो सबसे अधिक बार आता है वही उनका मोड या बहुलक कहलाता है, जो सबसे अधिक बार आता है। जैसे 1 2 2 4 5, इसमें अगर हम आपसे बहुलक पूछे तो बहुलक क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 ही वो है यहाँ पर पद जो 2 बार आया, बाकी कोई भी पद 2 बार नहीं आया। बस बात समझ गए होंगे आप। तो बहुलक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा कितनी बार आया, 25 एक बार, और 25 25 दो बार, 25 तीन बार, तो 3 बार तो 25 आया है। 26 एक बार, 26 दो बार, 26 तीन बार 26 भी आया है। 27 एक बार, 27 दो बार, 27 तीन बार 27 आया है, और 23 24 एक बार आया, तो उनको तो छोड़ ही दीजिए। अब कह रहे हैं x की जगह हम क्या रख दें, देखिए x की जगह आप 25 रखोगे तो 25 कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं एक सेकेंड, 1 2 3, हाँ। अब x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x की जगह 25 कितनी बार था, 1 2 3 4, 1 2 और 3, x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक, अच्छा हाँ ठीक, तभी है क्वेश्चन कैसा है, 27 बहुलक होगा, वो पहले से कह रहा है। देखिए बहुलक तो अगर ये ना कहता तो उस बहुलक तो 25 भी एक जोड़ देते 4 हो जाता, ज्यादा हो जाता, बन जाता। 26 x की जगह 26 रख देते तो 26 भी बहुलक बन जाता, लेकिन वो कह रहे हैं बहुलक हमें 27 करना है। तो 27 करने के लिए भैया 3 बार 3 बार 25 भी हो गया, 3 बार 26 भी हो गया, 3 बार 27, तो इस x की जगह पर भी 27 रख दीजिए, तो 27 कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, और इसलिए हमारा बहुलक हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको 27 ही रखना पड़ेगा x की जगह पर, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए ये दिया है चक्रीय चतुर्भुज। जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब आपको वहां पर ये सब चीजें बताई जाएंगी, इसकी क्या थ्योरम होते हैं, प्रमेय जितने भी होते हैं वो सब, कोणों संबंधी, भुजाओं संबंधी, समांतर चतुर्भुज संबंधी जितनी भी होती है सब बताई जाएंगी। फिलहाल ये क्या दिया गया हमारे सामने, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया। चक्रीय चतुर्भुज की एक कंडीशन आप फिलहाल यहाँ याद कर लीजिए, इसके आमने सामने के कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। 180 अंश होता है आमने सामने के कोणों का योगफल। ये कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बस इसी से इसको लगाना है। अब यहाँ पर लिखा क्या है, बहुत ज्यादा हमें नहीं दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। ये 4x लिखा है, ये 4x लिखा है, प्लस 4y है, प्लस 4y है, माइनस 20 है, शायद पता नहीं, बराबर 180 है। ये एक समीकरण इसको बना लेते हैं हम लोग, तो 4x प्लस 4y, और उधर चला जाएगा ये 20, तो कितना हो जाएगा 200। -20 था कि +20 था, शायद +20 था ये, अब यही चीज दिख नहीं रही है। फिलहाल एक समीकरण ये बन जाएगा, हम आपको बताए दे रहे हैं, उत्तर आपका निकल आएगा। अब इनको भी जोड़ लीजिए, क्या है ये कितने x है, कितना x लिखा है, ये 7 है, कितना है ये
पता नहीं 7x माइनस 5 और प्लस 3y माइनस 5, इसको भी बराबर 180 अंश के कर दीजिए। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 7x प्लस 3y और ये माइनस का था, दोनों माइनस के थे, 5 5 10, 10 उधर जाएंगे प्लस के तो 190। देखिए आंकड़े जरूरी नहीं हमें सही दिख रहे हो, लेकिन आपको एक समीकरण यहाँ बन जाएगा, एक समीकरण यहाँ बन जाएगा, यहाँ से आप x और y के मान निकाल लेंगे। भाई हमें लग रहा है हमने गलत लिखे आंकड़े, अब आपको दिख रहे हो तो तरीका यही है कि इससे एक्स वाई के मान निकालिए और यही से आपके मान निकल आएंगे, सेटिस्फाई हो जाएगा आपका ये जो भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। प्रेक्षणों की संख्या जो है वो कितनी है, 40 है, 40 पद हैं। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का, देखिए 40 पद थे टोटल, कितने पद थे, 40 पद थे। इनमें से अगर प्रथम 10 की बात करें, प्रेक्षणों का जो माध्य था, इनका जो माध्य था वो कितना था, माध्य बताइए 4.5 था, और शेष बचे कितने हैं 30, और 30 का माध्य कितना दे रहा है 3.5, शेष का माध्य है 3.5। इस बात को समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, 40 पद थे, 40 पदों में प्रथम 10 का माध्य जो है वो 4.5 है, और जो बचे हुए हैं तो बचे 30 हैं, 30 का माध्य कितना है 3.5 है। हमसे क्या पूछ रहा है, पूरे सर्वेक्षण का माध्य बताओ, तो वो कह रहा है पूरे का क्या होगा भाई, ये तो आधे आधे का दिया, 10 का उधर दिया, 30 का इधर दिया है ना। एवरेज अगर 50 रन तक वो इतने स्ट्राइक रेट से खेला, 10 के स्ट्राइक रेट से खेला, और फिर आगे के 50 रन में उसका स्ट्राइक रेट 7 रह गया, तो उसका पूरे जो 100 रन बनाए उसने किस स्ट्राइक रेट से बनाए, इस तरह का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको जरा देखिए, माध्य क्या होता है, एक तरह से एवरेज ही होता है। तो जब 10 का ये है तो इनका योग क्या हो जाएगा, अगर हम योग निकालें क्या हो जाएगा, तो 4.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 45 रन हो जाएगा, यानी हाँ रन ही मान लीजिए। तो 10 जो ओवर में उसने रन बनाए वो 45 बनाए। अब 30 ओवर में कितने बनाए, 3.5 के औसत से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 105 है ना, 35 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। अब देखो पूरे उसके कितने बने 40 में, तो 5 5 10 की 0, 4 4 1 5, 150, 150 बने जाके, और तब कितने पूरे हो गए 40 ओवर हो गए, तो 150 40 का भाग लगा देंगे तो यह आ जाएगा 3.75, 15/4 करेंगे, 7×12, 3.75, ऑप्शन नंबर ए। तो ये कुछ एवरेज का क्वेश्चन है, एक तरह से वैसे ही लगेगा। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है, 9999। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो, ये वो कह रहा है पूर्ण वर्ग हो। तो कैसे पता चलेगा कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, देखिए इसके सवाल बहुत सारे आते हैं। कहते हैं इस संख्या में 4 अंकों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या क्या घटा दें क्या जोड़ दें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने घटाने वाले सवाल आते हैं, कितने से भाग लगा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, कितने से गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो ऐसे सवाल बहुत आते हैं। जैसे 36 है, सॉरी 72 है, तो 72 में किस संख्या से हम भाग लगा दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या होता है आपको पता है, 36 दूना 72 होता है। तो यहाँ 36 तो वर्ग है लेकिन 2 नहीं है, तो हम 2 से भाग लगा दें इसमें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए जोड़ा बना लीजिए, कितनी बार जाएगा, 9 से 9 × 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 8 18, फिर जोड़ा नीचे आएगा। आप इसको देखिए जरा, इसमें 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 18। अब फिर से 9 से काट दीजिए इसको, 9 × 81 की 1 और 18 निमा 162, और 8 उधर हासिल था तो कितना हो जाएगा 170। कितना बचेगा, इधर 8 बचेगा, इधर 9 बचेगा, और इधर 198। देखिए ये संख्या पूर्ण वर्ग होती अगर इसमें 198 ना होता। इस बात को समझिए, ये संख्या पूर्ण वर्ग होती अगर इसमें 198 ना होता। और किसकी पूर्ण वर्ग होती, 99 की। तो हम क्या करते हैं, हम इस 9999 में यही 198 हटा देते हैं, क्योंकि सबसे क्या चाहिए उनको, सबसे बड़ी चाहिए। और अगर कुछ भी जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी नहीं रहेगी,
क्योंकि सबसे बड़ी तो 4 अंक की 9,999 होती है, इसमें एक भी जोड़ेंगे तो वो 5 अंक की हो जाएगी जाके, इसीलिए हम घटाएंगे। तो इसको आप घटाइए, कितना बचेगा, 1 0 और 98, तो 9801, और जो कि किसका वर्ग होता है, 99 का वर्ग होता है, यानी 9801 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कह रहा है एक्स क्यूब एक्स की पावर 13 प्लस 1, एक्स पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसमें रख दीजिए, x का मान 1 रखेंगे, x 13 था प्लस 1 था, तो यहाँ पर कितना 1 13, कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या कितनी है, 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व, देखिए ये याद रखना, वो पूर्व की पूछ रहा है, मतलब और पहले की पूछ रहा है, गांव की जनसंख्या कितनी थी। एक बात बताइए आप, एक बात हमें बताइए, आज अगर जनसंख्या 100 है और 5% की दर से ये संख्या बढ़ रही है, तो ये 5 वर्ष 1 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 5% घटा दीजिए इसका, भाई यही तो करोगे आप, 5% घटा दीजिए तो कितनी रही होगी, 95, 95 तो रही होगी, और 5% घटा दीजिए तो 95 का 5% घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगी, इसी तरह से ये घटेगा ना। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई चीज कैसे घटती है, जैसे इस 5% को ही बदल लें, 5% बराबर क्या कर सकते हैं आप, 5/100, क्या कर सकते हैं, 5/100 यानी 1/20। इस बात का क्या मतलब हुआ है, इस बात का मतलब हुआ है कि 1 बढ़ रही है, अगर 20 है तो उसकी 1 बढ़ रही है, तो मतलब आज अगर 20 है तो 1 साल बाद 21 हो रही है, फिर आज 20 है वो अपने आप में, फिर 1 साल बाद कितनी हो रही है, 21 हो रही है, इस तरह से वो बढ़ रही है। तो ये कौन वाली है, ये बढ़ने के बाद वाली है, तो हम ये कह सकते हैं, चाहे इसको 105 लिख दो आप अपनी सुविधा के लिए, चाहे ये कहो कि ये बड़ी वाली है, 1 साल पीछे की 20 वाली निकाल दो, ये और बड़ी वाली है, 1 साल और पीछे की 20 वाली निकाल दो, इस तरह से। अब आप इसको काट दीजिए, कितना होता है, 21 का वर्ग होता है 0, फिर 21 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 10, ऊपर कितना हो जाएगा 0 0, यानी 2 1 2 3, तो वहाँ की जनसंख्या, कुछ गड़बड़ हो गया, 2 दूनी 4, हाँ ये और है, 2 दूनी 4 कितनी रही होगी, 4000 रही होगी, जनसंख्या 4000 रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल लग जाएगा, बस हमें पीछे जाना है, आगे जाने के बजाय क्या करना है, पीछे जाना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, और अगर आगे जाना होता है इसमें, जैसे 4 4 1 0 है, आगे जाना होता तो ये 100 वाली दी है, 105 वाली निकालनी है, फिर 1 साल आगे जाना होता तो ये 100 वाली दी है, 105 वाली निकालनी है। एक्चुअली ये कंपाउंडेड बढ़ती है, जो जनसंख्या बढ़ती है वो कैसी बढ़ती है, कंपाउंडेड, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है उसी तरह से ये बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बीज गणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है, अंक गणित को पढ़े बिना भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता है, बीज गणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है, गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीज गणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं, बिल्कुल यही सही है, गणित की सभी शाखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद लेती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, साथ साथ चलती है। ठीक है, तो यही हो जाएगा, बाकी सब बिना पढ़े, ऐसा क्या बिना पढ़े का मतलब है। देखिए, गणित का अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है, केवल गैप्स देख कर उन्हें दूर करना, बच्चों में क्या गैप्स हैं उनको देख कर दूर करना, केवल कमियां देख कर उतना ही पढ़ाना, मतलब जितनी कमियां हैं बस उतना पढ़ा दो, फिर आराम से बैठ के कुछ भी करो, ये कौन सी बात है, शतरंज खेलो, हर विद्यार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना, व्यक्ति भिन्नता क्या कहती है कि बच्चे की जरूरतों के हिसाब से उसको पढ़ाना चाहिए, है ना, हर बच्चे की ज़रूरतें, हर बच्चे की आईक्यू, हर बच्चे की व्यक्ति भिन्नता अलग होती है, तो फिर आप उतना ही उसी के अनुसार कैसे पढ़ाएंगे, हर विद्यार्थी को एक जैसा कैसे पढ़ाएंगे, हर विद्यार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना है ना, और विद्यार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, प्रोत्साहन हमेशा अध्यापक का गुण होना चाहिए, बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, भले ही आपको लगे कि सामने वाला गलत उत्तर दे सकता है बच्चा, लेकिन हमें हमेशा उसको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो हम उसको ये सोच के ही नहीं प्रोत्साहित करेंगे कि ये तो आंसर गलत देगा, तो फिर वो कभी सही आंसर भी नहीं दे पाएगा, आप उसको कभी मोटिवेट ही नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन वो चीज़ है जो किसी कार्य को
शुरू करने, जारी रखने और खत्म करने की ताकत रखती है। ये केवल मोटिवेशन है। आप अपने अंदर से मोटिवेशन निकाल देना, आप पढ़ाई छोड़ दोगे, घर का काम छोड़ दोगे, कोई भी काम से आप मोटिवेशन हटा देना, दैट मीन्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 बराबर 0 के मूल 2:3 के अनुपात में हो तो पी का मान क्या होगा। ठीक है, इसके मूल दिए गए हैं, तो चलिए लगाते हैं इसको। देखिए, तो p का मान क्या होगा और मूल दिए गए हमें ये। अब आ जाइए यहाँ पर मूलों का ये समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 बराबर 0 के मूल 2:3 अनुपात के अनुपात में हो तो p का मान क्या होगा। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए बी का मान कहाँ पर होता है, ये वाला मान बी का होता है और ये वाला मान जो एक्स का गुणांक होता है ये किसका मान होता है, ए का होता है। ठीक है, तो माइनस बी और माइनस लगाएंगे, वो बी की जगह कितना है, माइनस पी पहले से है और ए की जगह कितना है, 1 है। ये ध्यान देना जरा, ये क्योंकि समीकरण आपके जूनियर में समीकरण 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर माइनस बी, तो माइनस तो लगा देंगे हम, लेकिन पी की जगह बी की जगह पर भी कितना है, माइनस पी है अपॉन ए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मूलों का जो योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, बराबर सी अपॉन ए। सी अपॉन ए यानी अचर पर सी कितना है, 54 है और ए का मान कितना है, 1 है, तो इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, 54 ही आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब वो मूल हमें अनुपात में दे भी रहा था, तो जो अनुपात में मूल हमें दे रहा था इनको जरा हम मान लेते हैं 2x और 3x। अब यहां से हम अगर मूलों का योगफल करें तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3x आ जाएगा और मूलों का गुणनफल करें तो 2x इंटू 3x आ जाएगा, है ना, क्योंकि मूल दिए हैं और समीकरण से मूल हमने इस तरह से बनाए हैं और ये मूल हमें दिए हैं, लेकिन असली मूल तो नहीं दिए हैं ना, तो अनुपात में दिए हैं। चलिए अब हम कर क्या सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए जरा, इसको चाहे मानो समीकरण नंबर 1 तो इसको मानो समीकरण नंबर 2। अब इसको देखिए 3 2 5x, कलर चेंज कर लीजिए फिर से इसका, 3 2, ये देखिए 3 2 5x, 5x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर उधर देखिए p क्या आया था मान, ये क्या आया था मान p, 5x इज इक्वल टू p और यहाँ देखिए इसका मान 2x इंटू 3x यानी 3 दूनी 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर बराबर कितना है, 54। तो यहाँ देखिए जरा एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 9, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3, x का मान कितना आ जाएगा, 3। अब x का मान यहाँ लगा दीजिए, तो 5x था ये, तो 5 में गुणे 3 बराबर p, तो 5 15 बराबर p और हमसे p का ही मान वो पूछ रहा था। p का मान पूछ रहा था तो आराम से p का मान निकल आया। एक सेकेंड में हम इसको दोबारा समझा देते हैं, देख लीजिए है क्या, ये समीकरण दिया है, एक हमें द्विघात समीकरण दिया है कि मूलों का अनुपात दिया है। चलिए ठीक है, तो p का मान पूछ रहा है जो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, p इसका मान पूछ रहा है। अच्छा, द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल होता क्या है, मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए। ये जो उसका मूल होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन ए, जहां पर ये जो एक्स का गुणांक होता है ये बी माना जाता है और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है इसको क्या माना जाता है, ए माना जाता है। एक्चुअल में ये होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये इस तरह से दिया है। अब देखिए बरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह हम लगाएंगे तो यहाँ माइनस पी है, तो माइनस पी लगा, माइनस बी की जगह कितना है, माइनस पी बटे 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो, ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस पी हो जाएगा। ये सॉरी, ये यहाँ पर प्लस रहेगा। देखो मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए, सी क्या है, अचर पद ये सी 54 और ए का मान 1 है,
तो ये कितना हो जाएगा 54/1 = 54। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो मूल दिए थे उनको इसमें लगते हैं, मूलों का योगफल उसके हिसाब से क्या होगा, तो 3 2 5x होगा, और मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो 6x² होगा। तो 3 2 5x बराबर p कर देंगे क्योंकि p निकला था, और 6x² से x इसको उसके बराबर 54 के बराबर कर देंगे तो x का मान 3 आ गया। इस 3 को यहाँ उठाकर रख देंगे तो p का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लगता है। कह रहा है एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए यहाँ इसका आंसर टिक कर दिया था हम लोगों ने, कहाँ पर गया, 15, हाँ 15 ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन जारी करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए हो तो कंपनी द्वारा जारी की गई, तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। 25 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 100 रुपए का अगर एक शेयर है तो शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25,000। कितनी हो जाएगी, 25,000 शेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है ताश की 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकालना। 52 पत्तों से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है, क्या प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम हो या इक्का हो। देखिए पहले तो हुकुम की अगर हम बात करें, पहले हुकुम की बात करें, हुकुम तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, 13, और जो इक्का होने की प्रायिकता है तो इक्का कितने होते हैं, इक्का होते हैं 4, इक्का होते 4, टोटल कितने हो गए, 13 और 4 17। पत्ते होते कितने हैं गड्डी में, ताश की गड्डी में, सॉरी 52, कितने होते हैं, 52। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देना जरा, इस इक्का में, इस 13 में एक हुकुम का इक्का भी तो आ गया है, इस हुकुम का इक्का भी आ गया है, तब यहाँ पर हम इक्के कितने लेंगे, 3 और इक्के लेंगे, अभी हम समझाएंगे इसको, तभी 16 हो जाएंगे। अब 16 की 52 में प्रायिकता हमें देखनी है, कितने में, 52 में, तो 4 से काट दिए, 4 चौको 16 और 13 चौको 52, तो 4/13 प्रायिकता हो जाएगी, 4/13। फिर से समझिए, देखिए अब आप सिंपल में समझिए, एक ताश की गड्डी है, मान लीजिए 52 पत्ते की, इन 52 में आपसे कहा जाता है कि एक पत्ता निकालिए, कोई भी आंख बंद करके एक पत्ता निकालिए, और उस पत्ते का ईंट का पत्ता होगा, इसकी संभावना कितनी है। भाई 52 पत्ते हैं, 52 में आप एक पत्ता निकाल लो, और आपसे कहा जाए कि ये ईंटी का पत्ता होगा, जो उसमें होते हैं ना 4, ईंट है, पान है, चिड़ी है और हुकुम है, तो ईंट का पत्ता होगा, इसकी प्रायिकता क्या है। तब आपको पता है कि ईंट के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, 13, तो आपकी जो प्रायिकता होगी यानी 13 प्रायिकता होगी 52 में से, तो हम कह सकते हैं कि 13 चौको 52, 1/4, चांसेस 1/4 ही है कि वो एक ईंट का पत्ता होगा, अदरवाइज क्या हो सकता है, वो हुकुम भी हो सकता है, पान भी हो सकता है और चिड़ी भी हो सकता है, यानी मात्र 1/4 प्रायिकता है। भाई 4 चीजें हैं तो 1/4 ही तो हुआ, उसका 25% तो चांस हुए कि वो क्या होगा, ईंट होगा। अब ये कहा जाए कि लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी है, तब आप कहोगे ईंट और पान लाल रंग के होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 26/52, तब आप कहोगे 1/2, यानी आधी प्रायिकता ये है कि जो पत्ता आपने खींचा है वो कैसा होगा, लाल रंग का होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहीं पर केवल आपसे पूछा जाए कि इक्का आने की प्रायिकता क्या है, तब इक्के होते कितने हैं, 4 होते हैं, और पत्ते कितने हैं, 52, तो 4 में 52, 4 एकम 4 और 13 चौको 52, यानी 1/13 प्रायिकता ये है कि वो इक्का होगा। अब वो चीज यहाँ समझ लीजिए, हुकुम या, देखिए हुकुम या इक्का होने की प्रायिकता, तो हुकुम के पत्ते 13 हो गए, तो इस पत्ते में हुकुम का इक्का भी तो चला गया, अब इक्के कितने बचे, 3, तो 13 3 16 पत्ते, तो 16 की, अच्छा यहाँ पर है, 16 की 52 में प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/13। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। a+2, ए, देखिए इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन, a+2 और a+4, ये अविभाज्य संख्याएं, अविभाज्य का मतलब अभाज्य ही है, मतलब प्राइम नंबर्स है, ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स के बारे में क्या होता है कि या तो वो स्वयं से घटती हैं या फिर एक से घटती हैं, यही तो होता है ना प्राइम नंबर के बारे में। तो फिर a+2 a+4 ये 3 संख्याएं हैं, वो कह रहा है कि a के कितने मान हो सकते हैं या कितने मान संभव है, ये कह रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर पहली अभाज्य संख्या
2 रखें तो अगली क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी ये संभव नहीं है। अगर यहाँ पर हम 3 रखते हैं, अगर हम एक ही जगह पर 3 रखते हैं तो अगली क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और अगली क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यानी तीनों अभाज्य संख्या हमें प्राप्त होंगी जो कि ऊपर दिया है, यानी ए का 1 मान हो गया। 3 की जगह अगर आप 5 रखते हैं तो 5 हो जाएगी, फिर 7 और 5 में 4 जुड़ेगा तो 9, जो कि अभाज्य नहीं रहेगी, यानी ये भी नहीं होगा। 7 करेंगे आप तो 7, 7 के बाद 9 तो भी नहीं रहेगा। आप इसके बाद 11 करेंगे तो 11, 11 के बाद 13 और 11 के बाद 15 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं रहेगा। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको केवल एक ही ऐसी संख्या मिलेगी जो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब जो इस फॉर्म में दी है, जो फॉर्म ऊपर दी हुई है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन बता चुके हैं आपको, दोबारा आ गया है। ये क्वेश्चन देखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। दो प्राकृतिक संख्याएं हैं a प्लस बी, उनका योग कितना है, 8 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 हो, इनके व्युत्क्रम क्या होंगे, 1/a प्लस 1/b। किसी भी संख्या का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम 1 में कर सकते हैं, 1 में संख्या हो जाएगी उसका। जैसे a अगर x का व्युत्क्रम पूछा जाए तो 1/x हो जाए, ठीक है। तो इनके व्युत्क्रमों का जो योग है वो कितना है, 8/15 है। देखिए संख्याओं का योग 8 था और इनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो हमसे संख्याएं पूछ रहा होगा, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन को आप कुछ मत करिए, बाय ऑप्शन लगा दीजिए। कैसे लगा दीजिए, बाय ऑप्शन लगा दीजिए। अब दो ऐसी संख्याएं लिखिए जिनका भाई ए और बी की जगह पर आपको लिखनी होंगी, और उनका ये क्या लिखा होगा, ए और बी का ये क्या होगा, लासा होगा। तो ऐसी दो संख्याएं यहाँ पर ले लीजिए जिनका लासा 15 हो। 6 2 का लासा 15 नहीं है, 4 4 का 15 नहीं है, 5 और 3 का लासा 15 है, और इनका योग कितना है, 8 है, यानी यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से ये लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हो। इसके जो मूल हैं वो दो क्रमागत, देखिए दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं। तो हम मान के चलते हैं कि मूल क्या हो जाएंगे, मूल मान लीजिए अल्फा और अल्फा प्लस 1, दो क्रमागत संख्याएं हो गई। अगर एक अल्फा मानते हैं तो दूसरी अल्फा प्लस 1 अगर हम करते हैं तो दो क्रमागत हो गए, ठीक है। तो ये मूल हो जाएंगे, माना ये मूल हो गए, ठीक है। ये क्या है, दोनों मूल हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हों, और पूर्णांक भी है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा। देखिए अगर इस आइडियल इक्वेशन में, इस आइडियल समीकरण में हम बात करें तो मूलों का योगफल क्या है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या है, मूलों का योगफल होता क्या है। देखिए मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, यानी माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा मूलों का योगफल। अब दोनों मूल है, इनको जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस 1 तो बराबर हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1, मूलों का योगफल हो गया, ठीक है। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल उसे क्या कहते हैं, सी अपॉन ए, अचर पद जो होता है अपॉन ए। यहाँ पर बी मान होता है एक्स के गुणांक का, और ए मान होता है एक्स स्क्वायर का, और सी अचर पद जो होता है, तो सी अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि सी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल यहाँ से निकालिए, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। अब मूलों का हमें क्या पता चल गया, मूलों का गुणनफल, योगफल पता चल गया, और मूलों का गुणनफल पता चल गया, ठीक है। देखिए अब यहां से क्या निकलेगा आके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4c, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें देखिए माइनस, अब इसका अगर हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसको देखिए माइनस बी अपॉन ए, यहां पर क्या है, माइनस बी अपॉन ए ये है, और a का मान कितना है, a का मान 1 है यहाँ पर, और x का गुणांक कितना है, माइनस बी। तो इसको अगर आप देखेंगे तो क्या बनेगा जाके, ये माइनस बी अपॉन ए होता है तो ये b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, b कैसे हो जाएगा, देखो
आप माइनस बी की जगह माइनस बी लगाएंगे, एक तो माइनस इसके योगफल का ये फॉर्मूला ही होता है माइनस बी अपॉन ए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ, माइनस बी अपॉन ए था, अब आप यहाँ इसका लिखेंगे गुणांक, कितना हो जाएगा माइनस, और इसका गुणांक भी माइनस बी है अपॉन ए, तो ये माइनस माइनस, और ए की जगह कितना लिखेंगे 1, ए की जगह कितना लिखेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा बी, तो इसका मान बी ही हो जाएगा, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा बी, तो ये हो गया बी, और बी का मान हमने निकाला क्या था 2 अल्फा प्लस 1, ये याद रखना, बी का मान कितना निकाला था, बहुत आराम से समझेंगे 2 अल्फा प्लस 1। अब इधर जाइए सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए में भी क्या, सी की जगह तो सी है और ए की जगह 1 है, तो इसका मान भी क्या है सी, इसका मान भी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा सी, और सी का मान हमने निकाला कितना था अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, ये तो निकाला था। अब जो हमसे पूछा जा रहा है उसमें इसको हम लगा देंगे, क्या पूछा जा रहा था हमसे, देखिए हमसे पूछा जा रहा था तो बी स्क्वायर माइनस 4 का मान क्या होगा, और बी स्क्वायर की जगह हम उसका करेंगे स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, और सी की जगह लगाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। अब इसको ओपन कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 4 अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 अल्फा, और ये माइनस जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। अब आप 4 अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस के कट जाएंगे, 4 अल्फा प्लस माइनस के कट जाएंगे, आपके पास क्या बचा 1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1, यही उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड में इसको दोबारा से हम लोग देख लेते हैं, क्या था, मूलों का योगफल के लिए फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी, और यहाँ पर मान भी इसका कितना है माइनस बी ही है, तो माइनस बी करेंगे तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और ए का मान 1 है तो 1 की जगह कुछ नहीं तो माइनस बी ही हो गया, और सी अपॉन ए मूलों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी की जगह सी है, ए की जगह ए है, तो इसका मान कितना हो जाएगा सी। अब जो मूल हमने क्रमागत माने थे वो अल्फा और अल्फा प्लस 1 माने थे, तो इन मूलों का योगफल क्या होगा अल्फा प्लस 1 का 2 अल्फा प्लस 1, जो कि किसके बराबर हो जाएगा बी के, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा सी के बराबर हो जाएगा। अब इन्हीं बी और सी के मान हम कहाँ लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4c में लगा देंगे, और हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो देखो ऐसे आने हैं जिसमें कैलकुलेशन भी हल्का सा होगा और आपको सोचना भी पड़ेगा, तभी चीजें होंगी, और बेसिक पता होना चाहिए, सब बेसिक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बेसिक ना हो, और तभी ये लग पाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये समुच्चय से लिया गया है, क्या है, नहीं ये समुच्चय से नहीं है, हाँ ये दूसरा है। 3 अशून्य वास्तविक संख्याएं हैं, अशून्य वास्तविक संख्याएं मतलब शून्य नहीं है, ए बी सी के लिए यदि a अपॉन 2 इज इक्वल टू बी अपॉन 3 इज इक्वल टू सी अपॉन 4 बराबर 2a माइनस 3b प्लस 5c अपॉन k हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये है, तो इन सबके भी बराबर आगे आप एक मान लीजिए p है, ठीक है। तब इसको देखिए क्या हो जाएगा, a अपॉन 2 इज इक्वल टू p करोगे तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा बराबर 2p आ जाएगा, यहाँ b अपॉन 3 बराबर भी p करोगे तो b का मान कितना आ जाएगा 3p आ जाएगा, यहाँ c अपॉन 4 बराबर p करोगे तो c का मान कितना आ जाएगा 4p आ जाएगा। अब ये जो मान निकले हैं इन सभी मानों को हम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन सभी मानों को यहाँ पर आप लगा सकते हो, तो देखिए कैसे होंगे जाके देखिए 2a, तो a का मान कितना निकला था 2p, तो 2a की जगह लगाना यानी 4p हो जाएगा ये, माइनस 3b, और 3b की जगह 3p था तो 3 त्रिका 9 और कितना हो जाएगा p प्लस 5c, तो c की जगह कितना निकला था 4p, तो 5 चौको 20p डिवाइडेड बाई k, ये तो चल ही रहा था, और ये बराबर किसके चल रहा है p के, ये हमने ऑलरेडी p के बराबर कर रखा था, बराबर कितना हो जाएगा 20 और ये कितना बचेगा 15p अपॉन k इज इक्वल टू p, तो p से p कट जाएगा तो k का मान कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा, तो k का मान 15 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको अगर दिया है तो आप एक और इसके बराबर मान लीजिए और उसको उनके बराबर कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, ठीक है, ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, ऐसे हो कि a माइनस बी बराबर a हो, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा। पहले हम इस बात को समझते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है। यहां पर a माइनस बी का मतलब है कि a के जो अवयव हैं, a के जो अवयव हैं, मान लीजिए 2, 3 और 4 हमने a के अवयव लिए, वे अवयव b में नहीं होंगे। वे अवयव b में नहीं होंगे तो b के अवयव अलग मानने पड़ेंगे। 5, 6, 7 मान लीजिए ये b के अवयव है, तो a माइनस बी का मतलब है जो a के अवयव हैं वे b में नहीं है। और ये a माइनस बी बराबर अगर a आ रहा है, अगर a माइनस बी बराबर क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो इस बात का मतलब ये कह रहा है कि जितने a माइनस बी मतलब a के कोई भी अवयव, a का कोई भी अवयव b में नहीं है, तो कोई भी अवयव b में नहीं है, तो ये अलग है a के और b के अलग है, ठीक है। तो कोई कॉमन नहीं है इसमें, क्या है मतलब, कोई कॉमन अवयव नहीं है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, a इंटरसेक्शन b। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ अवयव। क्या होता है, उभयनिष्ठ अवयव, जिसको आप कॉमन अवयव कह सकते हैं, कॉमन। क्योंकि a और b में कोई कॉमन है ही नहीं। देखिए यहाँ 2, 3, 4 है, यहाँ 5, 6, 7 है, कोई कॉमन नहीं है। इसको हम इस तरह से लिख भी सकते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, बराबर 2, 3 और 4, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू कोई भी नहीं का मतलब है रिक्त समुच्चय होगा। कैसा होगा ये, रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा ये, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि a व b समुच्चय c के अरिक्त उप समुच्चय हों, a और b है वो समुच्चय c के अरिक्त उप समुच्चय हों, तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b बराबर होगा। तो सबसे पहले हम a इंटरसेक्शन b देखते हैं, a इंटरसेक्शन b देखते हैं। a इंटरसेक्शन b क्या होगा, इसका मतलब है a और b में कौन वाले, कॉमन वाले। तो पहले a के निकाल लेते हैं, सपोज करो a के हम कुछ रख लेते हैं, a के अवयव रख लेते हैं, 2 है, 3 है और 4 है, इतने रखते हैं। और b समुच्चय के रख लेते हैं 2, 4, 5, ये b के हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ, a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हुआ, a इंटरसेक्शन b का मतलब हुआ है ऐसे अवयव जो a में भी हो और b में भी हो, ऐसे अवयव जो a में भी हो और b में भी हो। तो देखिए जरा कौन से हैं, एक तो ये 3 है, सॉरी एक तो ये 2 है और एक कौन सा है, 4 है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 और 4। ये 2 और 4 कैसे हो जाएंगे, जो a और b दोनों में है, दैट मीन्स कॉमन है। क्या है ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब हमने एक चीज तो पता कर ली, a इंटरसेक्शन b। हमें क्या पता करना है, a यूनियन, हमें पता करना है a यूनियन और a इंटरसेक्शन b पता करना है। देखिए क्या होगा, a यूनियन कितना था, a का मान कितना था, यहाँ पर a का मान था 2, 2, 3 और 4 था। भाई a का मान यही तो था, a का मान ये था। और a इंटरसेक्शन b का मान क्या निकला है, a इंटरसेक्शन b का मान निकला है, ये निकला है 2,4, ये a इंटरसेक्शन b का मान निकला है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब ये होता है कि a और a इंटरसेक्शन b, मतलब इस वाले में, मतलब a में a के जो अवयव हैं वो a इंटरसेक्शन b के अवयवों में एक एक बार दोनों से जितने भी हैं वो आ जाएं। मतलब कोई 2 बार नहीं लिखा जाएगा, लेकिन सभी के एक एक बार आ जाने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं, लेकिन 3 को हम लिखेंगे। और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन 4 को भी हम लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4। ये किसका मान आया है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मान आया है 2, 3, 4। और यही 2, 3, 4 हमने क्या माना था, ए का मान माना था 2, 3, 4। तो इसका मतलब हुआ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा ए, और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस थे जूनियर के, जो पूछे गए थे पिछले एग्जाम में। काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। और
यहां से हमें पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। तो इससे आप अपनी तैयारी को उसी दिशा में शुरू करिए कि आपको समुच्चय भी पढ़ने हैं, आपको प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी है, आपको समीकरण संबंधी क्वेश्चन पढ़ने हैं, लाभ हानि पढ़नी है, संख्या पद्धति से अच्छा खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरलीकरण के क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं। मतलब यहाँ पर कई सारे एवरेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो ये अरिथमेटिक 2D और 3D यानी मेंसुरेशन भी आपको देखने को मिली है। तो ये सभी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके लिए बेहतर है आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमें भी कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, उतना ही अच्छा काम करने की हमारी टीम की एक प्रेरणा आती है। ठीक है, तो चलिए लाइक कर दीजिए अगर आपको सेशन पसंद आया हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।